हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम अपना प्रैक्टिस सेट लेकर चलते हैं। तो आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो आपका एसएसटी का चलेगा। इसके पहले हमने आपको एक प्रैक्टिस सेट जो था वो हमने आपको साइंस का दे दिया था। तो जिन बच्चों का साइंस था उन्होंने पढ़ लिया होगा। तो आज एसएसटी का लेके चलेंगे। इसके बाद कल हम आपको सीडीपी का आपको मैराथन लाएंगे। तो आज एसएसटी का भी लगभग आपको कम टाइम में 40 से 50 क्वेश्चन हम आपको देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम देखते हैं और आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और अपना नंबरिंग कर लिया करिए ताकि आप बाद में पता कर सके कि आपने नंबर कितना पाया है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आपका क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि प्राचीन तमिलनाडु में डैश की बस्तियों को उर कहते थे। मतलब कि जो प्राचीन में जो तमिलनाडु की बस्तियां थी उसको उर कहते थे। तो कौन लोग कहते थे ये बताना है। ऑप्शन ए है व्यापारियों, बी है कुलीनों अभिजातों, सी है खेतिहारों किसानों, डी है शिल्पकारों। किनकी बस्तियों को उर कहा जाता था प्राचीन काल में तमिलनाडु में, आपको ये बताना है। तो चलिए हम उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो खेतिहार या जो किसान थे उनकी जो बस्तियां थी उनको तमिलनाडु में प्राचीन में क्या कहा जाता था? उर कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन में देखिए आपको सही मिलान करना है। तो ए और बी में आपका दिया गया है तो सही मिलान में आपको करना है। देखिए फर्रुखसियर बी में है 1759 से 1816, बी में है शाह आलम द्वितीय 1713 से 1719, सी में है अहमद शाह 1754 से 1759, डी में है आलमगीर द्वितीय 1748 से 1754। अब आपको बताना है कि इसमें से ये लोग किस में आएंगे। ठीक है, मतलब कि किसका काल 1759 से लेकर 1816 तक है, किसका 1713 से 19 तक है, किसका 54 से 59 तक है और किसका 48 से 54 तक है। तो चलिए हम मिलान कर लेते हैं इसका। देखिए ऑप्शन नंबर ए को देखिएगा फर्रुखसियर का जो काल था वो आपका 1713 से लेकर 1719 तक था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 में मिला लीजिएगा ए का। बी का हम देखते हैं, बी का ऑप्शन नंबर 1 में मिलाइएगा। इनका जो काल था आपका 1759 से 1816 तक था। अब हम सी में देखते हैं। सी का आप सभी 4 से मिलाइएगा। अहमद शाह का जो काल था वो 1748 से 1754 तक था। डी का हम मिलाते हैं आलमगीर द्वितीय, इनका 3 से मिलाइएगा, 1 बच गया है। तो इनका कितना था 1754 से 1759। तो आप सभी देख सकते हैं कि ए का 2 में, 2 का 1 में और 3 का 4 में और 4 का 3 में, इस तरीके से मिलाया गया है। तो आप सभी मिला लीजिएगा किस में है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि उत्तराधिकार की सहदायाद प्रथा का अर्थ है। ऑप्शन ए है पसंदीदा पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलना, ऑप्शन बी है ज्येष्ठ पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलना, सी है सभी पुत्र और पुत्रियों के बीच विरासत का विभाजन, डी है सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन। देखिए उत्तराधिकार की सहदायाद प्रथा का अर्थ क्या है, सहदायाद प्रथा होता क्या है ये बताना आपको। तो चलिए देख लेते हैं। जो हमारा सहदायाद प्रथा होता है वो सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन होता है। इसी को हम क्या कहते हैं कि सहदायाद का प्रथा कहते हैं। यही सहदायाद का आपका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है कि स्तोत्रम, बी है भजनम, सी है आपका प्रबंधम, डी है अभंग। तो मराठी में लिखा गया है भक्ति गीत को मराठी में किस नाम से जानते हैं हम। तो देखिए जब भी हम भक्ति गीत मराठी में लिखते हैं तो मराठी में भक्ति गीत को हम अभंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपका है कि मौजूदा महाराष्ट्र में रहे संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव करिए। ठीक है, देखिए संतों के बारे में पढ़ना है और इसमें से क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में चुनाव करना है। आपको बता दें ये आपका ए सही है कि बी सही है, बी सही है कि डी सही है कि दोनों सही है कि एक भी सही नहीं है, ये वाला है।
ठीक, तो हम ऑप्शन नहीं दिखाएंगे, आपको बताना है कि ये दोनों सही है या इसमें से कोई गलत है या कौन सा सही है। ठीक है, तो ए में दिया गया है कि 13वीं से 17वीं शताब्दी में हुए कवि संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों और जन्म आधारित अंतरों का विरोध किया। सही बात है। बी में है कि इन कवियों ने रोजी रोटी कमाने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। ये भी बात सही है। तो हमारा ए और बी क्या है, दोनों सही है। तो चलिए हम ऑप्शन में आपको दिखा देते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि कौन सही सुमेलित है, आपको बताना है। बख्शी सैनिक वेतनाधिकार, ठीक है। बी में आते हैं सद्र जो धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले का मंत्री, इसको कहते हैं। सी है इक्तादार, सैन्य कमांडर होते हैं जो। डी आपका कोतवाल, नगर का पुलिस अधिकारी। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, तो ये सारा सेम इन्होंने एकदम सही सही मिला दिया है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन पर स्टार लग गया था, क्योंकि जो बख्शी हैं वो सैनिक वेतन अधिकारी सही है। सद्र पर धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले का मंत्री, ये भी सही है। सी में भी सही है आपका, डी में भी सही है। तो ऐसा कोई नहीं है जो सही है और गलत है, तो सारे सही हैं, तो इस पर स्टार लग गए हैं। तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होता था। मतलब एमपी में, मध्य प्रदेश में आपका कौन सा शब्द है जो घुमंतुओं के लिए क्या होता था, इस्तेमाल होता था। तो बताइए आप। ऑप्शन ए है बीघा, बी है बेवड़, सी है बैगा, डी है महल। तो घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होता था बेवड़। अब जैसे आपको नहीं याद हो रहा है तो सारे लोग कहते हैं ना, जो इधर उधर घूमते रहते हैं उसको कहते हैं बेवड़ा। तो ये आप उसी से याद कर लीजिएगा कि इधर उधर घूमने वाले को बेवड़ कहते हैं। चलिए अगले पर चलते हैं। देखिएगा कि क्वेश्चन क्या है कि 19वीं सदी आरंभ में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में कथन ए और बी पढ़ें और सही विकल्प चुनें। ए भी पढ़ना है और सही विकल्प आपको चुनना है। ए में दिया है कि 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। ये सही बात है। चलिए ऑप्शन बी देखते हैं, ये तो सही लग रहा है हमें। ऑप्शन बी में क्या कह रहा है, बी में कह रहा है कि इसकी अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीकों जैसे किताबें, अखबार, पत्रिकाएं और पर्ची छपना का विकास हो रहा था। ये भी बात सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड बी एक्सप्लेन्स ए। देखिए ए एवं बी सही है और बी ए की क्या करता है, व्याख्या करता है। बी ए की क्या कर रहा था, व्याख्या कर रहा था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या आपका कि ए और आर पढ़ें और सही उत्तर चुने। तो कथन ए है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बचपन में रोजमर्रा की जिंदगी में जातिगत पक्षपात झेला था। सही बात है। कारण है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। देखिए सही तो दोनों हैं, लेकिन ये कारण नहीं है ऐसा कि अगर वो सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे इसीलिए वो पक्षपात झेले, ये बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही करिएगा आप सभी, कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वो सही व्याख्या नहीं कर रहा है ए की। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन है कि ईवी रामास्वामी ने भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंट में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। तो ये सही बात है कि जो आपके ईवी रामास्वामी थे उन्होंने क्या किया था, भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था। दूसरा देखते हैं कि उन्होंने ऐसा लोगों को समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष कराने के लिए किया। तो ये भी सही है और ये सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा कि ये दोनों सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपका है कि किसने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया। ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी है खान अब्दुल गफ्फार, सी है वीर सावरकर, डी है मौलाना आजाद। तो यहाँ पर उत्तर क्या लगाएंगे आप सभी। देखिए यहाँ पर किसने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया, जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का जो विरोध करने वाला व्यक्ति था वो मौलाना आजाद था, मौलाना आजाद थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
देखिए क्वेश्चन क्या है कि 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको विचार करना है। देखिए मई 1857 में भारी विद्रोह का आरंभ हुआ। दूसरा है कि यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा अप्रतिरोधी पेंसी आंदोलन था। तीसरा आपका है कि इसमें सिपाहियों और जनसाधारण ने बड़ी संख्या में भाग लिया। अब यहां से बताना कि कौन सा कथन सही नहीं है। ये देखिए नीचे कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए ये मई में हुआ था 1857 की क्रांति, ये सही है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि यह उपनिषेध के विरुद्ध बड़ा अप्रतिरोधी पेंसियो आंदोलन था, नहीं। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपका गलत है, बाकी सारे सही हैं। तो गलत पूछा है तो ऑप्शन नंबर 2 सही करिएगा, ठीक है, क्योंकि निगेटिव पूछा है तो उत्तर भी हमारा क्या होगा, निगेटिव ही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपका है कि ए और बी कथनों की सहायक संधि के संदर्भ में विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए है कि भारतीय शासकों ने अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति थी, सही है। बी है कि भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था। अब बताइए क्या सही है क्या गलत है। देखिए ये गलत है क्योंकि आपको किसी सहायक संधि के बारे में बताना है, तो सहायक संधि के संदर्भ में बताना है। तो ऐसा नहीं था कि भुगतान करना पड़ता था, लेकिन ये था कि भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना की अनुमति थी, ये अनुमति था। थोड़ा सा हम इसका डिटेल देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा डिटेल देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। देखिए जो लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया था कि लॉर्ड वेलेस्ली ने देश के साथ संबंध बनाने के लिए 1798 से 1805 के दौरान सहायक संधि किया था। कब किया था, 1798 से 1805 में। अब सहायक संधि के कुछ शर्त भी थे, क्या क्या शर्त थे उसको देखते हैं। देखिए भारतीय रियासतों को अंग्रेजी सेना के रहने और उनकी देखभाल का खर्चा उठाना होगा, उन्होंने कहा था। उनके शर्त थे कि उन्हें स्वतंत्र सेना रखने की अनुमति नहीं थी। फिर क्या था कि भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था। अच्छा हम भुगतान करना पड़ता था, एक सेकेंड, तो इन्होंने ऐसे एक सेकेंड ये गलती हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा आप सभी ये गलत होगा और ये सही होगा, क्योंकि उन्हें भुगतान करना पड़ता था और सशस्त्र सेना रखने की अनुमति नहीं थी। सॉरी, यहाँ पे सेना रखने की अनुमति नहीं थी लेकिन उन्हें भुगतान करना पड़ता था, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा देख लेते हैं इनका। और इनका क्या है कि भारतीय रियासत बिना अंग्रेजी कंपनी की अनुमति के बिना किसी दूसरी रियासत के साथ कोई संधि या उस पर आक्रमण नहीं कर सकता था। मतलब जो हमारी भारतीय सेना थी वो बिना अंग्रेजी कंपनी की अनुमति, जब तक अंग्रेजी कंपनी उन्हें अनुमति नहीं देती है तब तक वो किसी दूसरी रियासत पर कोई भी संधि या कोई भी आक्रमण वो कर ही नहीं सकते। मतलब पूरा इनका जो ब्यौरा था वो मतलब बस ये कहने को था कि ठीक है हम आपको अपनी तरीके से हम देते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग ही करवाते थे भारतीय सेना से, भारतीय, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए इसमें हम 2 ऑप्शन देंगे, इन दोनों में से बताना है कि किसका सही, कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब इसमें आपको क्या बताना है कि विचार करना है कि ये ग्रह है, कौन सा है, यूरेनस है और ये आपका नेपच्यून है। तो अब इसमें इनके जो घूर्णन का समय होता है, क्या आपका यूरेनस 17 घंटा और 14 मिनट में करता है, क्या नेपच्यून 16 घंटे 7 मिनट में करता है। तो देखिए जो हमारा नेपच्यून होता है ये सही है, क्योंकि जो नेपच्यून होता है वो 16 घंटे 7 मिनट में क्या करता है, अपने अक्ष पर घूर्णन का समय लेता है। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में डिटेल देख लेंगे कि कौन कैसे ग्रह करता है, ठीक है। देखिए जो ग्रह अपने हम इधर ग्रह को लिखे हैं और इधर ग्रह का घूर्णन का समय लिखे हैं। देखिए जो यूरेनस है वो 17 घंटा 14 मिनट, याद करिएगा यूरेनस की घूर्णन क्षमता क्या है, 17 घंटे 14 मिनट। नेपच्यून की क्या है, 16 घंटे 7 मिनट, ठीक है। शनि का क्या है, 10 घंटे। फिर मंगल ग्रह कितना लेता है, 24 घंटे और 37 मिनट लेता है। पूरे 24 घंटे और 37 मिनट में ये घूर्णन करता है। और जो शनि ग्रह है वो 10 घंटे 13 मिनट में करता है। उसके बाद नेपच्यून है वो 16 घंटे में करता है। यूरेनस है वो 17 घंटे में 14 मिनट में करता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा टाइम कौन ले रहा है, हमारा मंगल ग्रह ले रहा है। फिर उसके बाद कौन ले रहा है, यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून, उसके बाद शनि। शनि सबसे कम है, मतलब ये सबसे तेज घूर्णन कर रहा होगा, तभी तो ये सबसे कम समय ले रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन आपका है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा एक सीधी रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है। बी है
कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है। सी है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जलीय व स्थलीय दोनों भाग से होकर गुजरती है। डी है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 0 देशांतर का अनुसरण साथ साथ करती है। तो क्या उत्तर होगा बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है। थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जो डिटेल है इसमें क्या है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है हमारा, कि ये प्रशांत महासागर के बीचों बीच कितना 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक क्या है, काल्पनिक रेखा है। ये आपका यहाँ क्या होता है, उत्तर होता है, यहाँ नीचे दक्षिण होता है। तो ऐसे ही खींची गई क्या है, एक आपकी काल्पनिक रेखा है। विश्व भर एक रूपता बनाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा तैयार की गई थी। देखिए जैसे कि आपका यहाँ पर हम दिखा देते, भारत है, ये मान लीजिए आपका ऐसे ऐसे भारत है। ठीक है, ये थोड़ा हो गया, तो यहीं पे ये खींची गई है, यहाँ पर खींचा गया है उत्तर से, और दक्षिण में एक सीधी रेखा ये खींची गई है, और ये पूरे विश्व को यहीं से एक रूपता बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा तैयार की गई है। यह एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा होते हुए विश्व के 2 भागों में क्या होती है, बांटती है। विश्व को क्या करती है, 2 भाग में बांटती है, और एक सीधी रेखा में होती तो एक दिन में एक ही स्थान पर 2 तिथियां हो जाती। अतः कथन बी सही है। मतलब देखिए कथन बी सही है कैसे, कि मतलब कि ये अगर ये टेढ़ी मेढ़ी है, पूरे विश्व को ऐसे बांट रही है, अगर ये सीधी सीधी ऐसे हो जाती, ठीक है, जो सीधी सीधी हो जाती तो क्या होता कि एक ही दिन में एक ही स्थान पर 2 तिथियां हो जाती। मतलब ये तिथियां नहीं, तिथियां रहेगी, 2 तिथि हो जाती अलग अलग। इसलिए देश की एक रूपता को बनाए रखने के लिए इस रेखा को क्या किया गया है, खींचा गया है। कहाँ से खींचा गया, प्रशांत महासागर के बीचों बीच से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन क्या करा आपका कि निम्नलिखित कथनों में से ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, कथन है कि अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर अपने आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। बिल्कुल जान सकते हैं। अपने अक्षांश से क्या करेंगे, अगर ध्रुव तारे का कोण हम माप लेंगे तो आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। ये सही है। अगला चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 है। ये भी बात सही है। विषुवत वृत्त जो हमारा विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की जो दूरी है वो पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का क्या है, 1/4 है। ये भी सही है। तो चलिए उत्तर बता देते हैं क्या होगा आपका यहाँ पर। देखिए ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिए। बी सही होगा कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। देखिए वो अपना गाना गा रहा है, ये अपना गाना गा रहा है, तो ये अलग अलग है, एक दूसरे के बारे में नहीं बता रहे हैं, तो मतलब व्याख्या नहीं कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि जब हम एक भारतीय शहर से जापान की राजधानी टोक्यो 130 डिग्री 45 मिनट पूर्व की यात्रा करते हैं, तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गंवाएंगे। शहर तक पहुंचने के लिए लगने वाला आवश्यक समय को हम नजरअंदाज कर दें तब। ए है कि लगभग 4 घंटे अर्जित करेंगे, लगभग 4 घंटे गंवाएंगे, लगभग 12 घंटे गंवाएंगे, लगभग 8 घंटे गंवाएंगे। तो बताइए कितने घंटे गंवाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पर लगभग 4 घंटे गंवाएंगे। कैसे गंवाएंगे थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए क्या आपका है कि जब हम एक भारतीय शहर मानिए दिल्ली से क्या कर रहे हैं, जापान के टोक्यो शहर, जापान की राजधानी है, तो जो कि 130 डिग्री 45 मिनट पूर्व में है, अब उसकी हम यात्रा कर रहे हैं। तब क्या होता है, तब यदि दिल्ली में दोपहर के क्या बजेंगे, 12:30 बजे हो, दिल्ली में कितना बजेगा, 12:30 बजे हो, तो उस समय टोक्यो में कितना बजे होते हैं, 4 बजे होते हैं। अब हम ग्रीनविच का जो मानक समय है उसके अनुसार अगर हम देखते हैं तो 4 घंटे का मतलब आप जोड़ सकते हैं कि 12:30 से लेके 4 घंटे जोड़ेंगे। 4 घंटे मतलब 3 घंटे 30 मिनट हुआ आपका। 3 घंटे 30 मिनट हम क्या करेंगे, समय गंवाएंगे, और यहाँ पर टोक्यो शहर तक पहुँचने के लिए क्या करेंगे, लगने वाला जो आवश्यक समय है उसको हम नज़रअंदाज कर देंगे। बाकी कितने घंटे हम गंवा रहे हैं, जैसे देखिए 12:30 से 4 बजे तक जैसे होगा यहाँ पर, तो 3 घंटे 30 मिनट, वही 3.5 घंटे आप लगा लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा। आपका कितना दिया है कि हम 4 घंटे गंवाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा इसको। देखिए जब हम क्या करेंगे, दिल्ली में दोपहर के 12:30 बजे होंगे, तब टोक्यो में कितना बजेगा, 4 बजे होते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम ग्रीनविच मानक समय के अनुसार लगभग 4 घंटे समय गंवाएंगे। ठीक है,
अब यहाँ पर टोक्यो शहर तक पहुँचने के लिए जो समय लगा हम उसको क्या करेंगे, नज़रअंदाज करेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपका है कि महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज क्या हैं, आपको बताना है। ऑप्शन ए है मैग्नीशियम है, बी है एल्युमिना, यहाँ एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिना लिख लीजिएगा, एल्यूमिना, ठीक है, सिलिका और निकिल। अब देखिए जो महासागरीय प्रॉपर्टी है उसके कौन कौन से खनिज है ये आपको बताना है। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। आपका जो मैग्नीशियम है ये रहेगा और सिलिका, मैग्नीशियम और क्या, सिलिका, ठीक है, ये दोनों क्या है हमारे महासागरीय प्रॉपर्टी के क्या है, मुख्य खनिज है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपका है कि एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया और वहां उसे बांज, एस बीज के पेड़ तथा फिजेड मोनाल पक्षी मिले। कौन मिला, बांज मिले, बांज एस, बीज के पेड़ और फिजेड क्या मिले, फिजेड और क्या मिले, मोनाल पक्षी मिले। तो उसने निम्नलिखित में से किस वनस्पति का दौरा किया होगा ये आपको बताना है। क्या वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में गया, क्या वो शीतोष्ण पर्णपाती वन में गया है, क्या वो शंकुधारी वन में गया है, क्या वो भूमध्य सागरीय वन में गया है। तो आपको बताना है कि किस वन में गया है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर बी सही करिएगा कि वो कहाँ गया है, वो शीतोष्ण पर्णपाती वन में गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपका है कि किसी क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है, तो कहाँ पर मिलती है, क्या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मिलती है, टुंड्रा क्षेत्र में मिलती है, शीत कटिबंधीय क्षेत्र में मिलती है, या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मिलती है। उत्तर बताइएगा। एक सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर आप सभी ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा, टुंड्रा क्षेत्र में आपको मिलती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों ए और आर के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। कथन में कहा गया, ए में कहा गया है कि महासागर का जल लवड़ी या खारा होता है, तो सही है। रीजन कहा गया है क्यों होता है, क्योंकि महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण होते हैं, ये भी सही है। और जो हमारा देखिए ए और आर दोनों सही हैं, और आर हमारा सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है किसका, ए का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपका है कि पवन के निक्षेपण को कहा जाता है। ऑप्शन ए है लोयस, बी है छत्रक शैल, सी है हिमोड़, डी है स्टैक। तो पवन के जो निक्षेपण है उसको हम क्या कहते हैं बताना है। तो देखिए जो पवन के निक्षेपण होते हैं उसको हम लोएस कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपका है कि जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि से मिलती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है कि डेल्टा, बी है तटबंध, सी है चाप झील, डी है आपका नदी मुहाना। देखिए कोई नदी भी अगर किसी अन्य जलराशि से मिलती है तो उसे हम क्या कहेंगे ये बताना आपको। तो देखिए जब कोई नदी किसी अन्य जलराशि से मिलती है तब उसे हम नदी का मुहाना कहते हैं, नदी मुहाना कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित सूचीबद्ध लक्षणों पर विचार कीजिए और वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है वो किसी एक वन के बारे में बताया गया है, वो बताना आपको कि किस वन के बारे में बताया गया है। तो देखिए ये वन क्या होते हैं, सघन होते हैं और यहाँ सालों भर वर्षा होती है। तो ऐसे कौन से वन हैं उसको बताना है। बी में कहा है कि रोजवुड, आबनूस, महोगनी इस प्रकार के वन के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। सी में कहा गया कि ये वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। अब आपको बताना है कि ये कौन से वन है। ऑप्शन ए है आपका कि क्या ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। ऑप्शन बी है कि क्या ये शीतोष्ण सदाबहार वन है। आइए सी में देखते हैं क्या है। सी में आपका है कि क्या ये शंकुधारी वन है। डी में आपका है कि क्या ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। तो ऑप्शन नंबर सी करिएगा सही। ये क्या है, ये जितने भी हमने बताया आपको 3 पॉइंट, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में ऐसे आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपका है कि सतत विकास का अर्थ है। ऑप्शन ए है मुख्यतः नवीनीकरण संसाधनों का संरक्षण, बी है संसाधनों का सीमित उपयोग, सी है कि अपनी संतानों एवं संबंधियों के लिए संसाधनों का बचाव, डी आपका है कि सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना, केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना तथा भविष्य के लिए बचाना। तो देखिए जो सतत विकास है उसका अर्थ बताना आपको। तो सतत विकास आप समझ सकते हैं कि सभी तरह के जो हमारे संसाधन हैं उनके संरक्षण करना और केवल आवश्यकता अनुसार प्रयोग करें हम उनका, और भविष्य के लिए उन्हें बचा कर रखें। तो ऑप्शन नंबर डी सही करिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन को सिर्फ दोहराना है, तो हम फटाफट से सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके उत्तर को देखते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया निम्न में से किस खनिज के अग्रणी उत्पादक देश हैं? चीन, मलेशिया और आपके इंडोनेशिया। ऑप्शन ए है सीसा, बी है टीन, सी है निकेल, डी है जस्ता। तो उत्तर दीजिए। तो देखिए जो हमारा टीन होता है, टीन हमारा कहाँ का सबसे ज्यादा अग्रणी उत्पादक है, किस देश का? तो चीन का, मलेशिया का और इंडोनेशिया का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपका है कि सीढ़ीनुमा खेती में जमीन के छोटे टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि, ऑप्शन ए है फसल को कीड़े से बचाया जा सके, ऑप्शन बी है कि पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे, ऑप्शन सी है खाद बह न जाए, ऑप्शन डी है फसलों के बीच अंतर रखा जाए। पूछा गया जो सीढ़ीनुमा खेती है जमीन के छोटे टुकड़ों के किनारे के ऊपर उठा दिया जाता है। क्यों उठा दिया जाता है आपको? देखिए इसलिए ऐसे उठा दिया जाता है ताकि जो उसमें पानी है वो पानी के टुकड़े क्या करें, भीतर रुका रहे। तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 29 है कि एक बाजार में पक्की दुकान वे होती है, पक्की दुकान कौन सी होती है? इसमें से 4 ऑप्शन है, बताना है। क्या जहां के कर्मचारी नियमित होते हैं वो पक्की दुकान होती है? बी में दिया है कि जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस होता है वो पक्की दुकान होती है। सी में दिया गया कि जो 10 वर्ष से अधिक समय से खुली हुई है वो पक्की दुकान होती है। डी में कि जो मुख्यतः बड़े शहर में होती है वो पक्की दुकान होती है। तो पक्की दुकान के बारे में आपसे पूछ रहा है, बताइएगा। तो देखिए पक्की दुकान यहाँ पर से हमें ऑप्शन चुनना है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, आइए देख लेते हैं। देखिए ए और बी, ए में क्या आपका है, ए में है जहाँ कर्मचारी नियमित रूप से होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पक्की दुकान कहते हैं। बी में है जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का क्या हो, लाइसेंस हो। ये 2 चीजें होती हैं, अगर इस तरीके से आपके पास है तो जो दुकानें हैं वो पक्की होती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन आपका है कि नगर निगम में चुने गए सदस्यों को क्या कहते हैं, बताना आपको। ऑप्शन ए है सीनेटर कहते हैं, बी है प्रतिनिधि कहते हैं, सी आपका है कि कार्यपालक कहते हैं, डी आपका है कि पार्षद कहते हैं। तो नगर निगम में चुने गए जो सदस्य होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आपको बताना है। तो देखिए जो नगर निगम में चुने गए सदस्य होते हैं उनको हम पार्षद कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपका है कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है राज्यपाल, डी आपका है कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो आपको बताना है कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। चलिए उत्तर देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि भारतीय संविधान के क्या है, अनुच्छेद 164 के अनुसार, किसके अनुसार, 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करेगा। कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर धारण करेंगे। ठीक है, ये देख लीजिएगा आप सभी कि एक कभी पूछ सकता है आपको कि किस संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार करेगा। तो 164 अनुच्छेद कौन सा आपका, 164 है, किसके अनुसार करेगा नियुक्ति, राज्यपाल करेगा। किसकी, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तो चलिए आज के लिए बस इतना करते हैं। हमने आपको 31 क्वेश्चन बता दिया है, तो 32, 33 बाकी आपके 30 क्वेश्चन और बचते हैं तो इसको हम कल करा देंगे। चलिए हम क्वेश्चन कर ही लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 हम देखेंगे। देखिए ए और आर पे आपका विचार करना है, आपका कथन कारक है। ठीक है, कथन ए में कहा गया कि कर्ज किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया, जिसके बोझ से दबकर कई किसानों ने आत्महत्या तक कर ली। सही बात है। बी है आपका स्टेटमेंट दिया गया है कि छोटे किसानों को बीज, खाद व कीटनाशक जैसे सामानों को खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लेते हैं, जिसे कई बार किसान चुका नहीं पाते हैं। ये भी सही बात है। तो न चुका पाने की वजह से ये आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन भी सही कर रहा है। तो ए और आर दोनों हमारे सही हैं और आर जो सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है किसकी, ए की। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपका है कि भारत में किस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। ऑप्शन ए है बेगार, बी है अनियमित, सी है दिहाड़ी, डी आपका असंगठित।
अब आपको सही कूट में से सही चुनाव बताना है, किसको किया गया है। तो चलिए आपको कूट हम दिखा देते हैं। ऑप्शन ए है कि केवल डी, ऑप्शन बी है कि केवल ए, ऑप्शन सी है कि ए बी को दोनों को, ऑप्शन डी है कि बी सी और डी बी सबको, सी डी। क्या है इसमें से सही? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए केवल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या है आइए हम देख लेते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है बेगार, बेगारी को क्या किया गया है? प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपका है कि भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह है। ऑप्शन ए है समुदाय की बड़ी संख्या, बी है सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा, सी है रियासतों को तुष्ट करना, डी आपका है कि ब्रिटिश शासन के समय व्यवस्था की अच्छी जानकारी। तो उत्तर बताइए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा कि समुदायों की बड़ी संख्या। पूछा क्या कि भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह यही है कि समुदाय की बड़ी संख्या होना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए कथन पर विचार करना आपको, और लास्ट में देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन से कथन रूढ़िवादिता को पोषित करता है। रूढ़िवादिता के बारे में पूछा गया है। तो पहला है कि लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर स्काउट लीडर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर बस आपको इससे पहचाना है, लड़के और लड़कियों में जहाँ अंतर आएगा वहाँ पे आपका रूढ़िवादिता पोषित करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में कर रहा है। बी में है कि लड़कियाँ फुटबॉल खेलने में अच्छी होती हैं, इसमें भी सिर्फ लड़कियों के बारे में कहा गया है, तो बी भी सही होगा आपका। सी में है कि लड़कियाँ सौम्य कोमल और अच्छी देखभाल करने वाली होती हैं। ठीक है, डी में है कि लड़के दबंग और उग्र होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये लड़कियों के बारे में सी को हटा देंगे, ऑप्शन नंबर डी। तो ए बी और डी जो आपका है वो सही हो जाएगा। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, बी में क्या आपका ए सी और डी हमारा सही है। ए सी और डी आपका सही है। ठीक है, तो ए में क्या, डी में क्या आपका लड़के दबंग और उग्र होते हैं, ये लड़कों के बारे में अलग से कहा गया है। सी में क्या कहा गया है कि लड़कियों के बारे में कहा गया है कि लड़कियां सौम्य कोमल और अच्छी देखभाल करने वाली होती हैं। ठीक है, ए में आपको कहा गया है कि जो लड़कियां होती हैं लड़कियों की यहाँ पर तुलना लड़कों से किया गया है, तो ये भी होगा। तो यहाँ पर मिला लीजिएगा, आप क्या होगा कि ए होगा, इसको हटा दीजिएगा, सी होगा और आपका डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत की संसद बनाते हैं। ऑप्शन ए है राज्यसभा, बी है लोकसभा, सी है राज्य विधानसभा, डी है राष्ट्रपति। आपको विकल्प चुनना है कौन सा सही होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद बनाते हैं। तो संसद आपके राज्यसभा भी बनाता है, ए सही हो गया। लोकसभा बनाता है, ये भी सही हो गया। फिर आते हैं हम क्या, राष्ट्रपति बनाते हैं। राज्य विधानसभा नहीं बनाता है। ठीक है, तो राज्यसभा, लोकसभा और आपके राष्ट्रपति, तो ए बी डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को चाहिए। ऑप्शन ए है प्रभुत्वशाली धर्म को अन्य धर्मों को अपने तहत लाने के लिए प्रोत्साहित प्रेरित करना, बी है राष्ट्र निर्माण के लिए धार्मिक गतिविधियों में शामिल होना, सी है कि किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना, डी आपका है कि देश में धार्मिक संघर्ष विवाद में हस्तक्षेप नहीं करना। देखिए भारतीय संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्ष राज्य को क्या चाहिए, जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है उसको क्या करना चाहिए। तो देखिए जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है उसको किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना चाहिए, ये आपका सही होगा। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी सही है कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्मनिरपेक्षता से संबंधित एक विचार है जिसके तहत वह राज्य धर्म के मामलों में आधिकारिक तौर पर तटस्थ रहने का दावा करता है। अर्थात वह राज्य न किसी एक विशेष धर्म का समर्थन करता है और न ही किसी अन्य विशेष धर्म का अनादर करता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर सत्य असत्य आपको बताना है कि भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। निम्नलिखित में से कौन सा इस वाक्य की बेहतर व्याख्या करता है। ऑप्शन ए है कि व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है अगर वह निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो बिल्कुल सही है। बी है कि ऊपरी अदालत के द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी नहीं है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही है, तो मिला लीजिएगा कि कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा सही होगा कि केवल ए हमारा जो है वो ट्रू है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 39 आपका है कि किसी समुदाय के घेटोआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा होता है। ऑप्शन ए है उसका बाकी समाज से अलगाव, बी है उनकी संस्कृति का विधिकरण, सी है अल्पसंख्यकों का संरक्षण, डी है उनका सामाजिक सशक्तिकरण। उत्तर बताइए क्या होगा। तो देखिए जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ए सही होगा कि उसका बाकी समाज से अलगाव। किसी समुदाय का घेटोआइजेशन जो होता है उसकी प्रक्रिया का जो नतीजा होता है वो उसका बाकी समाज से अलगाव के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपका है कि फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने को जीविकोपार्जन के अधिकार के रूप में देखने की एक तरफ निम्नलिखित में से क्या एक कदम है। आइए ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देखिएगा कि फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने को जीविकोपार्जन के अधिकार के रूप में देखने की एक तरफ निम्नलिखित से क्या कदम है। तो ऑप्शन आइए दिखाते हैं। ऑप्शन ए है कि फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों का तय किया जाना। बी है ठेलों को सड़कों पर प्रतिबंधित करना, ऐसा हम नहीं करेंगे। सी है कि छोटी दुकान को ठेलों की जगह स्थान देना, बिल्कुल नहीं। डी आपका है कि ठेलों पर फुटपाथ पर सामान बेचने पर स्थानीय सरकार द्वारा कर लगाना। हम कर लगाएंगे तो वो ठेले पे कितना पैसा कमाएंगे कि वो हमें कर देंगे, तो ऐसा हमें नहीं करना है। बाकी हमें ये करना है कि फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों का तय किया जाना। आप कुछ इलाकों को तय कर दें कि यहाँ पर ठेलों पर सामान बेचा जाएगा, या यहाँ एक एरिया आपको प्रोवाइड करना है कि इस एरिया में सिर्फ ठेले पर ही सामान बेचा जाएगा। तो ये रहे आपके 40 क्वेश्चन। बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं हम कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप सभी बताइएगा और देखते हैं। हो सकता है तो आपको SST की हम डेली ऐसे ही 7 तो नहीं 6 तारीख तक आपको मैराथन देते जाएंगे। बाकी और आपका CDP का तो हो ही गया है। CDP आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब जितना हमने पढ़ा दिया उतना पढ़ लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।